छत्तीसगढ़ में अब सियासत के रंग बदलने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। प्रदेश के 10 जिलों के 15 शहरों में निकाय चुनाव के लिए मतदान 20 दिसंबर को होगा। 16 शहरों के 17 वार्डों में उपचुनाव भी होंगे। नामांकन की प्रक्रिया 27 नवंबर से शुरू होने वाली है और 6 दिसंबर तक नाम वापसी हो सकेंगे और 23 दिसंबर की रात तक मतगणना के बाद विजेता की घोषणा कर दी जाएगी। इस बार कोविड की गाइडलाइंस के साथ निकाय चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। जो वर्तमान निर्वाचन संपन्न हो रहे हैं उसमें एक ही चुनौती के रूप में एक ही बात सामने है, कोविड। आज भी आप सबको हमने बताया है, हर प्रक्रिया में, हर कार्यवाही में, हर चरण में कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इधर निकाय चुनाव के लिए रणभेरी बजते ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस की बात करें तो इसके लिए पर्यवेक्षक पहले से ही नियुक्त कर दिए गए थे और अब निकाय चुनाव की तैयारी के सिलसिले में कल एक अहम बैठक कांग्रेस करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इन सभी निकायों में जीत का दावा किया है। हमारी तैयारी पूरी है और जैसे पिछले समय सभी 10 नगर निगम जीते थे उसी प्रकार से ये नगरीय निकाय चुनाव भी हम जीतेंगे। वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है, क्योंकि इन निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 3 नगर निगम शामिल हैं। इसलिए इस पूरे निकाय चुनाव को बीजेपी 2023 की एक्सरसाइज मानकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की बैठकें हो गई है और पूरे कार्यकर्ता हमारे तैयार है, दमखम के साथ में लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। जिस प्रकार से पूरे देश में ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव कराई जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ एकमात्र प्रदेश ऐसा है जहां पर बैलेट पेपर से चुनाव। पता नहीं इस सरकार को क्या हो गया है कि जिस प्रकार से ये लोग नए नए ये करते हैं, ये जैसा भी कर ले चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सब जीत करके आएंगे। हालांकि ये निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से वार्डों के पार्षद के चुनाव होंगे, लेकिन कांग्रेस 2019 के निकाय चुनाव में किए अपने प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है, क्योंकि इन निकाय चुनाव की जीत हार का आकलन सरकार के 3 साल के कामों से किया जाएगा। इसलिए इन चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी की ओर से ताकत झोंकने में कोई कमी नहीं की जाएगी। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में हमारा आज का चर्चा का विषय है निकाय का दंगल। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव में मतदान का समय 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद 23 दिसंबर को परिणाम आ जाएंगे, मतगणना होगी। यानी कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग के ऐलान के बाद इसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। साथ ही दोनों ही राजनीतिक दल निकाय चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो आज मिलिए उन मेहमानों से जिस पर हम चर्चा करेंगे और निकाय चुनाव में क्या खास तैयारियां होगी, क्या खास रण देखने को मिलेगा। मिलिए मेहमानों से। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रजनीश सिंह जी बीजेपी विधायक जुड़ रहे हैं और राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नितिन जी आपकी प्रतिक्रिया से मैं करना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त सत्ता में आपकी सरकार है और जाहिर है कि आप अपना पिछला प्रदर्शन एक बार फिर दोहराना चाहेंगे। 10 नगर निगमों में जिस तरह पिछली बार आपने जीत हासिल की थी, तैयारी तो आपकी पूरी है, पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो परिणाम इसके हार जीत के जो भी आएंगे वो कहीं ना कहीं एक आकलन होगा कि अब तक की 3 साल की जो सरकार में आपका कार्यकाल रहा है, जो भी कामकाज किए हैं, जनता उसे पसंद कर रही है या फिर नहीं। क्या तैयारियां हैं, कैसे देख रहे हैं आप निकाय चुनाव को? जी, भरपूर तैयारियां हैं और छत्तीसगढ़ को जैसा नंबर 1 राज्य माना जा रहा है, राष्ट्रपति और कई केंद्रीय एजेंसियों द्वारा भी लगातार छत्तीसगढ़ को स्वच्छता के नाम पर कहें या हर वर्ग पे कहें तो नंबर 1 माना जा रहा है। 2019 के निकाय के चुनाव के नतीजों से और भी बेहतर नतीजे देखिएगा इस चुनाव में होंगे। 10 जिलों की 15 नगरीय निकाय क्षेत्रों में जो चुनाव है, मैं दावा करता हूं पार्टी की ओर से कि सारी सीटें लगभग जो 2019 का जो हमारा रिजल्ट था उससे बेहतर होगा। और 3 साल के कामों को लेकर, 3 साल के जो लोकहित के काम प्रदेश की भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया, उन कामों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और आशीर्वाद लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, पार्टी को पूरा विश्वास है कि जनता का समर्थन कांग्रेस को ही मिलेगा और हम
नगरीय निकाय के इन 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में 10 जिलों के 15 नगरीय निकाय के चुनावों में बेहतर परिणाम लाएंगे। चलिए, नितिन जी की बातों से तो यही लग रहा है कि नितिन जी काफी आश्वस्त हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि बम्पर जीत के साथ कांग्रेस को एक बार फिर जनता अपना आशीर्वाद देगी। रजनीश जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस वक्त आप विपक्ष में बैठे हैं, कांग्रेस की भी आपने कांग्रेस मेहमान नितिन जी की भी बात सुनी, वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं, इसमें कोई दौमत नहीं है, कांग्रेस बम्पर जीत के साथ अपना एक बार फिर से प्रदर्शन दोहराएगी, ये नितिन जी का कहना है। देखिए दीपक जी, अभी जो चुनाव हो रहे हैं, थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी जनमत मिला, लेकिन 4 महीने के बाद ही लोकसभा के चुनाव में इनकी पैरों तले जमीन खिसक गई। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से वो 25,000 वोट से चुनाव हारे। उसके बाद इनको ये लगने लगा कि नगरीय निकाय के चुनाव यदि प्रत्यक्ष तौर पे हुए तो हमारा यही हश्र होने वाला है। इसलिए इन्होंने अप्रत्यक्ष प्रणाली किया उसको पहले। और जो बम्पर जीत कहते हैं दीपक जी, ये दिख रहा है कि 10 निगम में इनका कब्जा है कांग्रेस का, लेकिन निगम के पार्षदों की यदि संख्या बीजेपी के और कांग्रेस के देखेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कोई बम्पर नहीं जीते हैं। जोड़ तोड़ और साम दाम दंड भेद करके सरकार बनाए हैं, जिसको बम्पर जीत कहते हैं। एक बार एनालिसिस करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि इनकी कितनी बम्पर जीत हुई। ये तो गंभीर सवाल उठा रहे हैं बात अभी जो चुनाव हो रहे हैं, जोड़ तोड़ आप ये तो गंभीर सवाल उठा रहे हैं। मैं वो बिल्कुल दिखेगा, आप एक बार विश्लेषण करेंगे 10 निगम में तो दिखेगा। और दूसरी बात, इन्होंने जो कहा कि 3 साल के हमारे कार्यकाल के उपलब्धियों को लेकर चुनाव जाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं अपने कांग्रेसी मित्र से कि जो स्टैंड लिए हैं उस स्टैंड में कायम रहेंगे। कल कहीं इन 15 निकायों में इनका प्रदर्शन निश्चित रूप से इन जो दावे कर रहे हैं उनके हिसाब से नहीं आने वाला है। पार्षदों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा रहेगी। ये पूरा प्रयास करेंगे कि कैसे भी करके फिर जो हम उस समय जो 2019 की बात कर रहे हैं वही चीजें दोहराएं। तो ये इस बात में स्टैंड रहें, और जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आएंगे जरूर उस दिन हम फिर चर्चा करेंगे। तो उस दिन ये कहते फिरेंगे कि स्थानीय मुद्दा था, स्थानीय लोग थे, चलिए मैं कारण से हम हार गए। और छत्तीसगढ़ की जनता ये 3 साल देख चुकी है। मैं लौटूंगा रजनीश जी आपके पास। छोटी सी प्रतिक्रिया नितिन जी, फिर मैं राम अवतार जी के पास चलूंगा। ये जनता का आशीर्वाद है पिछले चुनाव के परिणाम, या फिर जोड़ तोड़ उठा पटक करके जीत हासिल की आपने? देखिए, मैं अभी बहुत ध्यान से आदरणीय रजनीश सिंह जी को सुन रहा था। ये 2 बार इन्होंने शब्द का उपयोग किया कि जोड़ तोड़ साम दाम दंड भेद। ये जोड़ तोड़ साम दाम दंड भेद कौन करता है पूरी देश में? रंगा और बिल्ला किसी से छुपे नहीं है। सीधा नाम नहीं लूंगा, चाहे हम गोवा की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर इन्होंने जोड़ तोड़ साम दाम दंड भेद। मध्य प्रदेश में उदाहरण है, ये एमपी छत्तीसगढ़ के रीजनल चैनल में ही मैं बैठा हूं कि कैसे कमलनाथ जी को हटाकर शिवराज सिंह जी को बनाया गया। सब जानते हैं, किसी से नहीं छुपा है। हम हमारे काम को लेकर बीच में जा रहे हैं। 3 साल की जन लोक कल्याणकारी जो काम किए भूपेश बघेल जी की सरकार ने, हर वर्ग प्रसन्न है, खुश है। और 2019 से नगरीय निकाय के चुनावों से बेहतर परिणाम फिर दावा करता हूं कि कांग्रेस के यहां पर आए। चलिए, हमारे दोनों ही राजनीतिक मेहमानों की बात सुनकर ये अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस एक तरफ भरपूर आश्वासित है, कॉन्फिडेंस में है, उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन रजनीश जी की बातों से लग रहा है कि इस बार पूरी तैयारी के साथ जो पार्षदों की संख्या है वो बीजेपी की ज्यादा होगी। बहरहाल ये तो जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। मैं लौटूंगा। राम अवतार जी, आप कैसे देख रहे हैं निकाय चुनाव को? 15 साल बाद सत्ता में आई है कांग्रेस, लगभग 3 साल का शासन भी अब पूरी सत्ता में रहते हुए भूपेश सरकार को 3 साल का वक्त भी हो गया है। कहीं ना कहीं आकलन भी इन 3 सालों के कामकाज का होगा, और तैयारियां दावे तो दोनों ही तरफ से हो रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव जो है वो स्थानीय मुद्दों पे होता है, वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स का उस पर असर रहता है, और जहाँ तक प्रदेश की राजनीति और प्रदेश के मुद्दे भी रहेंगे, क्योंकि जितने चाहे पंचायत चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो, उन चुनाव में जिसके व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं, जिसका व्यवहार अच्छा है, जिसकी छवि अच्छी है,
वही जीतता है ज़्यादातर। तो इसमें प्रत्याशी चयन महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसमें चुनाव प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और इसमें ज़्यादातर राष्ट्रीय मुद्दे या प्रादेशिक मुद्दे जब बहुत कम हावी रहते हैं, वहाँ पर किसको टिकट मिला, किसके बागी ज़्यादा हैं, किसको साधने की क्षमता है और चुनाव प्रचार कैसा है, उसी आधार पर ये चुनाव होता है। इसलिए इन चुनाव को प्रदेश की राजनीति में असर होगा या प्रदेश में कोई एक संकेत जाएगा, ऐसा मानना फिलहाल जल्दबाजी है। आगे किस तरह के पूरे रिजल्ट आगे, उस रिजल्ट से एक तरह से कुछ संकेत तो मिलेंगे कि जनता का संकेत क्या है, क्योंकि शहरी इलाका को माना जाता है भाजपा का प्रभाव क्षेत्र रहता है। फिर भी उन जगहों पर पिछले चुनाव में कांग्रेस का कब्जा रहा है, तो कांग्रेस अब सत्ता में है, तो सत्ता में रहते हुए भी कब्जा बरकरार रख पाना उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण काम होगा। ये चुनौतीपूर्ण काम वो करेंगे या नहीं करेंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आने के बाद इन 3 सालों में उनके कार्यकर्ता कितने खुश हैं, उस नगरीय निकाय क्षेत्र में विकास की स्थितियां क्या है जी, वहां पर राजनीति कितनी सक्रियता से हो रही है, ये सब चीज इन चुनाव में देखने को मिलेगा। इस चुनाव से एक बात और आएगा जी। कि सरकार अपने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की है, कई बड़े वादे किए हैं, उन वादों पे क्या स्थितियां हैं, एक मुद्दा ये रहेगा। बड़ा मुद्दा चुनाव में मुद्दा एक अलग चीज होता है और चुनाव प्रबंधन एक अलग चीज होता है, और चुनाव में जो जनता के बीच जाने की जो प्रक्रिया है वो एक अलग अलग तरीके से रहती है। वो नेता चुनाव लड़ने वाले जानते हैं इस चुनाव में क्या काम करेगा, किस तरह काम करेगा, ये समझने की जरूरतें हैं। क्योंकि अब एक छोटी सी चीज राम अवतार जी, मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, कहने के लिए हो गया है कि सरकार, क्योंकि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि लोकल बॉडीज चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे होते हैं या जो स्थानीय वोटर्स होते हैं वो अपने पार्षद का चुनाव करते हैं, वहां प्रादेशिक या राष्ट्रीय मुद्दे इतने हावी नहीं होते हैं। लेकिन राजनीतिक दल कई बार कोशिश करते हैं निकाय चुनाव में भी कुछ इस तरह से मुद्दे उठाने की या मुद्दे डाइवर्ट करने की जो सीधा वोटर के मन पे असर करे। एक वोटर होने के नाते एक कोई भी आम मतदाता क्या ये देखता है कि उसका पार्षद किस पार्टी से आ रहा है, या फिर वो आज भी उस चेहरे को देखता है? क्योंकि हम देखते हैं विधानसभा चुनाव में तो अक्सर चेहरे भी देखे जाते हैं राजनीतिक दल के अलावा, और कई दफा राजनीतिक दल देखा जाता है ये पार्टी कौन सी है। लेकिन स्थानीय स्तर पे लोकल बॉडीज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या यहाँ चेहरा महत्वपूर्ण होता है या फिर पार्टी भी कुछ हद तक इंपैक्ट कर पाती है? ये फॉर्मूला क्या होगा? देखिए दीपक जी, आपने सही सवाल किया। चुनाव में जो है, इन चुनाव में एक चेहरा देखा जाता है, किस तरह का चेहरा है, उसकी वहाँ पर छवि कैसी है, उसकी रणनीति कैसी है और उनको प्रबंधन कैसा है। तो एक चुनावी प्रबंधन का खेल रहता है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर जिस तरह की गतिविधियां चल रही है उसका कोई खास असर नहीं रहता है इन चुनाव में। इस चुनाव में जो है, मुझे ये नहीं लगता है कि सारे दल के जो है, चाहे कांग्रेस और भाजपा प्रमुख पार्टियां हैं, ये पार्टियां अपने दमखम के साथ पहुंचने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि जिसकी सरकार रहती है, इस तरह के उपचुनाव में इस तरह के सरकार सत्ताधारी दल को इसका फायदा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सरकार के साथ अधिकारी रहते हैं, लोग रहते हैं और एक आकर्षण रहता है। तो इस तरह के उपचुनाव में, इस तरह के नगरीय निकाय चुनाव में सरकार का प्रभाव ज्यादा रहता है, उसके काम के तरीके, थोड़ी आक्रामकता रहती है, तो उसका फायदा उसको ज्यादा मिल जाता है। परंतु अगर निचले स्तर पर जनता का मूड क्या है, जनता किस तरह का सोच रही है, एक ये भी पता चलेगा अगर पूरे चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद। ठीक, मैं लौटूंगा। नितिन जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। लोकल बॉडीज चुनाव में चेहरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जिस पार्षद को आप टिकट दे रहे हैं, होने वाले पार्षद को, जो आपका उम्मीदवार है, वहां पर मतदाता यही देखता है कि वो पार्षद का चेहरा कैसा है, रेदर देन वो पार्टी पर इतना नहीं जाएगा। लेकिन बीजेपी का मैंने देखा है, बीजेपी ने समय समय पर, जब हम बारिश की बात करें, कई बार कई घरों में, निचले इलाकों में जब पानी भर गया था, ये वो मुद्दे हैं जो
सड़क, बिजली, पानी से सीधा कनेक्ट करते हो। यही शायद मुद्दा होते हैं जो आम मतदाता देखता है कि उसके इलाके में, उसकी कॉलोनी में क्या स्थिति है। आपके जो उम्मीदवार हैं या जिन्हें टिकट मिलेगा, इसके लेकर आप कितना आश्वस्त है? जीत का दावा तो आप कर रहे हैं, लेकिन तैयारियां भी तो कुछ होंगी। कांग्रेस बूथ स्तर पर, मैं बता दूं, बूथ स्तर पर हम लोगों ने हमारी सेना तैयार करके रखी है। कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से बूथ स्तर पर डटा हुआ है। अब चयन प्रक्रिया की जैसे बात आती है, आपने कहा निश्चित तौर पर चेहरा, प्रबंधन, जनाधार, व्यवहार, आचार, विचार और उसकी सेवा, जनता के प्रति कितना समर्पित है वो उस क्षेत्र में, क्योंकि लोकल बॉडीज के चुनाव हैं। लगभग मुझे ऐसा लगता है एक वार्ड में 12-15 हजार, ज्यादा से ज्यादा 16 हजार मतदाता होते हैं। तो उनके बीच में उस व्यक्ति की कैसी छवि है, और इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि वो पार्टी की रीति नीति के अनुसार कैसे चलता है और उसका बायोडाटा या उसका बैकग्राउंड क्या है। इन सारी चीजों का विश्लेषण जो है संगठन करता है, और संगठन इन चीजों को करने के बाद, जैसा कि हमने पर्यवेक्षक भी इसके लिए ही नियुक्त किए हैं, तो जैसे संगठन के पास जिस कैंडिडेट की जैसे रिपोर्ट आती है उसको वहां पर हम पार्टी से प्रत्याशी घोषित करते हैं। और मैंने कहा कि लगभग जैसे कि हमारी तैयारी जो है सब पूरी हो चुकी है। हम सिर्फ वेट कर रहे थे कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो, वो आज हो चुका है और हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर बिल्कुल मुस्तैद है। हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। मैंने कहा शुरू में ही 2019 से भी बेहतर नतीजे नगरीय निकाय चुनाव के इन चुनावों में आए। चलिए रजनीश जी, क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी अभी की जो मेहनत होगी या अभी की जो तैयारी होगी इन निकाय चुनाव में, ये कहीं ना कहीं एक एक्सरसाइज भी मानी जाएगी आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि निकाय चुनाव में तो आपका फोकस रहे ही, और 2 साल बाद लगभग जो विधानसभा चुनाव होना है उसकी भी तैयारी आपकी पार्टी को करना है। देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक ढांचा है, बहुत मजबूत है, और हम 5 साल पूरा काम करते हैं। सिर्फ चुनाव में कि हमारा जो ढांचा है, संगठन के जो कार्य हैं, हम सिर्फ मशीनी टूल्स, चुनावी टूल्स नहीं हैं। हम लोग का जो कार्यक्रम है संगठन के लगातार चलते रहते हैं, और कांग्रेस अभी बूथ की कितनों बात कर ले, हम लोग से सीख के अभी प्रयास कर रही हैं, लेकिन हमारा बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक का ढांचा पिछले 20 वर्षों तक से मजबूत रहा है। और हम चुनाव तो हमारा एक पार्ट है, और उस पार्ट को हम बहुत अच्छे से लड़ना जानते हैं, जूझना जानते हैं, और चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरी बात, अभी राम अवतार जी बात बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कुछ चीजें की, बिल्कुल वो बात को मैं भी सहमत हूं उनकी बातों से कि लोकल मुद्दे रहते हैं। इन्होंने जो मैं पहले कहा कि 2019 में इनकी कोई बहुत बड़ी बहुमत नहीं आई है। पार्षद का यदि पूछेंगे कि 10 निगम में कितने पार्षद थे, कितने भाजपा के हैं, कितने कांग्रेस के, और निर्दलीय को मिला के इधर उधर करके सरकार बना के जिसको बम्पर जीत बोल रहे हैं। और इन 3 सालों में जनता ने, जैसा कि एक अनुमान रहता है कि जिनके साथ सरकार है उनको लगता है शायद हमारे जो मूलभूत समस्याएं हैं वो सरकार के साथ रहने से ज्यादा अच्छे से उसकी सुनवाई होगी और वो काम हो जाएंगे। लेकिन इन 3 वर्षों में निकाय क्षेत्र की जो दुर्दशा है, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, इनके पास बोलने, कहने, बताने के लिए किसी भी, मैं बिलासपुर हूं, बिलासपुर के निगम को इन्होंने 70 वार्ड का बहुत बड़े क्षेत्र का बना दिया है। 3 साल में ये नहीं बता पाएंगे कि कितना पैसा दिया है। सिर्फ 25 करोड़ आया है 3 साल में, और जो पंचायतें को शामिल किया गया है मेरे विधानसभा के, वो सिर्फ पंचायतें 25 करोड़ का काम कर लेती थी, और इसमें 5 विधानसभा को जोड़ दिए हैं। इसी प्रकार किसी भी निगम का आप देख लीजिए, पालिका का देख लीजिए, पंचायत का देख लीजिए, सारे विकास के काम, सारे हितग्राही मूलक के काम, जो अटल आवास की योजना थी, सारे काम ठप है, और शहरी मतदाता बहुत नाराज है। नितिन जी, छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी जो विकास के दावे कर रही है, रजनीश जी की बातों से तो लग रहा है, रजनीश जी कह रहे हैं कि सारे विकास के काम ठप हैं। तो फिर इन 3 सालों में किया क्या है? नितिन जी, आपकी बातें तो आप कह रहे हैं कि ठीक है, आश्वस्त हैं आप, लेकिन रजनीश जी तो अब कह रहे हैं कि सब विकास के काम तो ठप हैं। तो मैं कुछ योजनाएं गिना देता हूं आपको।
मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लिनिक, जन्म और जातीय प्रमाण पत्र की सुविधा, जमीन की गाइडलाइन दर में 30% कटौती, आम जनों हेतु सहायता हेतु हेल्प डेस्क, जुमास्ता लाइसेंस में सरलीकरण, नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, घरेलू पेयजल कनेक्शन, मिनी माता अमृत धारा नल योजना, राजीव गांधी सर्व जल योजना, मोर जमीन मोर मकान योजना, पौनी पसरी योजना, आबादी पट्टों का वितरण, नगरीय निकाय क्षेत्रों में सरकार के कामों को यूं ही राष्ट्रीय स्तर पर नहीं सहारा जा रहा है। देखिए 67 दीपक जी थोड़ा मिश्रा जी अभी भी थोड़ा कुछ नहीं किया। आंकलन भी बता दीजिए ना, भी जो है अरे जो छत्तीसगढ़ के बांटे उसका संख्या भी बता दीजिए। जाकर ये कह भी रहे हैं कि इस प्रकार की योजनाएं जो है पूरे इसका फायदा नितिन जी कितने लोगों को मिला, रजनीश जी पूछ रहे हैं। ये भी इनके ही लोग आकर यहाँ कहते हैं। अब उसके बिल्कुल इसका फायदा मिला। एकाध योजना में फायदा बता दें, एकाध योजना में कितने लोगों को पट्टा बांटे हैं, कितने लोगों के घर में शुद्ध जल पहुंचाए हैं, कितने जगह इतना अच्छा काम किया होता, कितने लोगों के इलाज किया है, क्या क्या इलाज किया है, थोड़ा इलाज का भी बता दीजिए। सालों में गाड़ी घूम रही है मिश्रा जी, गाड़ी इस रोड से उस रोड घूम रही है, कोई इलाज नहीं हो रहा है। चलिए आप सभी के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं। नितिन जी दमदारी से बात कह रहे हैं, उन्होंने योजनाएं भी गिनाई हैं, वो दावा भी कर रहे हैं कई लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है। लेकिन रजनीश जी भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। नितिन जी ने एक तरफ सारी योजनाएं बताकर यह भी दावा किया है कि इसका लाभ जरूर लाभार्थियों को मिला है। लाभ तो रजनीश सिंह जी को भी मिल रहा होगा, बिजली बिल हाफ आ रहा है कि नहीं? चलिए मेरे पास समय की कमी है। नितिन जी, रजनीश जी, मुझे इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। राम अवतार जी, नितिन जी और रजनीश जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त बहुत कम रह गया है, अब देखना होगा 20 तारीख को जब वोटिंग होगी किस तरह से जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। लोकल बॉडीज चुनाव मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ की हम बात करें, मध्य प्रदेश में भी एक तरफ इंतजार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिगुल बज चुका है। अब इंतजार रहेगा परिणामों का। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।